इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप SAP सिस्टम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये टेक्निक्स SAP से थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन इनमें से कुछ के लिए सिस्टम लेवल की डेवलपमेंट की जरूरत है। एक डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट और इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट के तौर पर एक SAP सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। कृपया ध्यान दीजिए कि SAP या किसी भी इंटीग्रेशन सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन करना एक अच्छा अभ्यास नहीं है, क्योंकि ऐसे इनको मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो जाता है। ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देगी कि आप कैसे HANA पे चलने वाले SAP से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी मानी क्लासिकल अप्रोच से, जिसमें फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम फाइल्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एसिंक्रोनसली SAP से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत से कस्टमर्स को देखा है जो मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हुए SAP से डेटा को लोड और एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप CSV, एक्सेल, JSON और XML फॉर्मेट्स इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइल से इंफॉर्मेशन निकालना आसान तो है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि फाइल का साइज या कॉम्प्लेक्स फाइल की पार्सिंग। कभी कभी बड़ी बड़ी फाइल्स को प्रोसेस करने से परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है, और अगर फाइल का हायरार्किकल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। फाइल्स के साथ काम करते समय मैं यही सुझाव देता हूं कि कम से कम SFTP या FTPS के द्वारा SSH SSL इंक्रिप्शन का उपयोग करें। नेक्स्ट टेक्निक है RFC यानी रिमोट फंक्शन कॉल। ये SAP सिस्टम को एक्सेस करने की एक क्लासिकल अप्रोच है। RFC के साथ हम रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम RFC का उपयोग एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों कम्युनिकेशंस के लिए कर सकते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बिना पर RFC के बहुत से टाइप्स हैं, तो चलिए उसमें से हर एक के बारे में बात करते हैं। पहला वेरिएंट है ARFC यानी कि एसिंक्रोनस RFC। ARFC को सिंक्रोनस RFC कम्युनिकेशन से अलग देखा जाता है। ARFC का तब इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार रहता है जब रियल टाइम कम्युनिकेशन बनानी हो किसी रिमोट सिस्टम के साथ, जैसा कि ARFC यूजर्स को अनुमति देता है कि वो किसी रिमोट सिस्टम के साथ इंटरैक्टिव डायलॉग्स कैरी करें। नेक्स्ट वेरिएंट है TRFC यानी कि ट्रांजैक्शन RFC, और यह भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे चलता है। TRFC तब रिकमेंड किया जाता है जब आपने कॉल्स का ट्रांजैक्शनल सीक्वेंस मेंटेन रखना होता है। अगर कॉल चली जाती है लेकिन रिसीविंग सिस्टम डाउन है तो वो कॉल एक क्यू में रहती है। कॉलर प्रोग्राम इस चीज का इंतजार किए बगैर चल सकता है कि रिमोट कॉल सफल हुई या नहीं। यही एक प्राइमरी डिफरेंस है TRFC और ARFC में, यानी ARFC में रिसीविंग सिस्टम का होना जरूरी है। TRFC का बड़ा नुकसान यह है कि इसमें आप सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। वो इसलिए कि RFC सारे लॉजिकल यूनिट्स एक दूसरे से अलग अलग प्रोसेस करता है। नेक्स्ट वेरिएंट है QRFC यानी QRFC। ये तब काम करता है जब लेट्स से आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शंस एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में चलें। QRFC TRFC का ही एक वेरिएंट है, लेकिन इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्यूज बनाई जाती हैं। ऑर्डर को प्रोसेस और मेंटेन करने के लिए हम इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों क्यूज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट है BGRFC यानी बैकग्राउंड RFC। ये TRFC और QRFC का सक्सेसर है और इसकी परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी इन दोनों से बेहतर है। लास्ट वेरिएंट है LDQ यानी लोकल डेटा क्यू। यह RFC का एक स्पेशल केस है जिसमें सिस्टम एक्टिवली कोई डेटा नहीं सेंड करता, बल्कि उसको लोकली स्टोर करता है जब तक कि उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन पुल प्रिंसिपल यूज करके डेटा को रीड नहीं किया जाता। कृपया नोट कीजिए कि TRFC, QRFC, BGRFC और LDQ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड का उपयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
नमस्ते। इस वीडियो में मैं SAP की वेब इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा। जैसे कि HTTP और REST। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां हमारे पास एक जावा एप्लीकेशन है जो एक्सटर्नली चल रही है और वो कुछ इनवॉइस डेटा को प्रोसेस कर रही है और इस एप्लीकेशन को SAP में फाइनल इनवॉइसेस लोड करना है। पहली एग्जांपल ये है कि जावा एप्लीकेशन HTTP प्रोटोकॉल के रूप में यूज करके डेटा को SAP में लोड कर सकता है। दूसरी एग्जांपल है कि SAP में कुछ जॉब्स चल रही हैं और SAP एक एक्सटर्नल सिस्टम को जॉब इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है। इसके लिए SAP HTTP का यूज करके डेटा को एक्सटर्नल सिस्टम में भेज सकता है। HTTP और REST टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने के लिए SAP ने एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क दिया है जिसका नाम है ICF यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। ICF HTTP, HTTPS और SMTP प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ICF एक एप्लीकेशन सर्वर का हिस्सा है और सर्वर और क्लाइंट दोनों फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। सर्वर साइड ICF के आर्किटेक्चर पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। जैसे कि आप दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं, जब एक जावा एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट करता है तो इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर रिक्वेस्ट को लेकर टास्क हैंडलर तक भेजता है। फिर टास्क हैंडलर ICF कंट्रोलर तक जाता है और फिर ICF मैनेजर तक जाता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं जिससे मैसेज को आखिर में एप्लीकेशन तक भेजा जाता है। क्लाइंट साइड ICF के आर्किटेक्चर पर भी नजर डालते हैं। जैसे कि आउटवर्ड सिनेरियो में ऐप एप्लीकेशन एक जावा एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। इस केस में वेब एप्लीकेशन ICF को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो रिक्वेस्ट टास्क हैंडलर के पास जाती है, फिर ICF के पास जाता है और फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर रिक्वेस्ट को एक्सटर्नल एप्लीकेशन तक भेजता है। ICM यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर में एक बिल्ट इन कैश मैकेनिज्म होता है। जब आप वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होते हैं तब ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म होता है। इस कैशिंग के साथ आप अलग अलग HTTPS ऑब्जेक्ट्स को कैश कर सकते हैं। ICM के साथ काम करने पर कुछ की ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि SMICM, SMICM SOS, SICF, SICF रिकॉर्डर, SM59 which is mainly for outboard integration। अगर आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने की जरूरत है तो आपको SM30 का उपयोग करना होगा और आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए RFC और ICF के लिए STAD का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम REST के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। REST यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एक आर्किटेक्चर डिजाइन है। हम REST सर्विसेज तब इस्तेमाल करते हैं जब हम स्टेटलेस सर्विसेज डेवलप करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सर्वर को कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करना पड़ता है और ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि वो रिक्वेस्ट और स्टेट मैनेजमेंट की देखभाल करे। REST इस्तेमाल करने पर आप बिल्ट इन वेब कैशिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। REST बेस्ड कम्युनिकेशन यूजुअली दूसरे इंटीग्रेशन टेक्निक्स से कम बैंडविड्थ यूज करती है। REST XML, JSON, प्लेन टेक्स्ट और HTML जैसे मल्टीपल टेक्स्ट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। जब एक क्लाइंट REST कॉल करता है तो वो उसमें गेट, डिलीट, पोस्ट और पुट जैसे ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप REST का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक इंप्लीमेंटेशन टिप है कि जब आप किसी ऐप सर्वर पर पुट, पोस्ट और डिलीट जैसे चेंज ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्लाइंट को CSRF यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी टोकन प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए पहले नॉन चेंजिंग कॉल, गेट, हेड ऑप्शंस करके वेब ऐप सर्वर से टोकन लें और सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट के हेडर में CSRF टोकन का इस्तेमाल करें। REST URIs को सपोर्ट करता है। URIs डेटा को रिट्रीव करने के लिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं। URIs पाथ में ICF में डिफाइंड बेस पाथ और REST एप्लीकेशन द्वारा रिक्वेस्टेड रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिसोर्स पाथ होता है। रिसोर्स पाथ और पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स का रिजल्ट चेंज किया जा सकता है। HTTP और REST दोनों सिंक्रोनस मोड में काम करते हैं। चलिए अब जल्दी से रिकैप क्विज करते हैं। इंटरनेट कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क यानी ICF द्वारा कौन से प्रोटोकॉल सपोर्टेड होते हैं? ICF के साथ काम करने के लिए क्या मेन T कोड्स होते हैं? मुझे अपने जवाब और फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में मैं सबसीक्वेंट इंटीग्रेशन टेक्निक iDocs के बारे में बात करूंगा और iDocs की गहराई तक जाऊंगा। iDoc टेक्निक के बारे में जानने के लिए हमें ALE, EDI, iDoc जैसे कुछ शब्द समझने की जरूरत होगी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। iDocs एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड का उपयोग करते हैं और इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों इंटीग्रेशंस के साथ काम कर सकते हैं। iDoc का मतलब होता है इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट। जब हम SAP सिस्टम और एक बाहरी सिस्टम के बीच जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं तब हम iDoc का उपयोग करते हैं। हमें मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा और कंट्रोल डेटा जैसी जानकारी को iDoc की मदद से एक्सटेंड कर सकते हैं। iDoc एक डेटा कंटेनर होता है जिसकी मदद से दो प्रोसेसर्स या सिस्टम्स के बीच जानकारी को एक्सचेंज किया जाता है। एक iDoc में 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। कंट्रोल सेगमेंट जिसमें मैसेज राउटिंग के लिए कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है, एप्लीकेशन सेगमेंट जिसमें एप्लीकेशन डेटा होता है और स्टेटस सेगमेंट जिसमें iDoc प्रोसेसिंग स्टेटस की जानकारी रखी जाती है। SAP ने बहुत से स्टैंडर्ड iDocs प्रोवाइड किए हैं जो कि सभी कस्टमर्स की नीड्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने डेटा इंटीग्रेशन के लिए करंट स्टैंडर्ड iDoc को एक्सटेंड कर सकते हैं या एक नया iDoc टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, iDoc सिर्फ एक डेटा कंटेनर है, पर दूसरे सिस्टम्स के साथ जानकारी को एक्सटेंड करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन लेयर की जरूरत होती है जिसे ट्रांसपोर्टेशन, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस हैंडल करता है। इसके लिए हमें ALE की जरूरत होती है जो कि एक प्रोप्राइटरी SAP टेक्नोलॉजी है। ALE का मतलब होता है एप्लीकेशन लिंकिंग इनेबलिंग, जिसकी मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को क्रिएट और रन कर सकते हैं और लूजली कपल्ड इंटीग्रेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। नीचे दिए गए एग्जांपल में हम एक सेंडिंग सिस्टम और रिसीविंग सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं और सेंडिंग सिस्टम रिसीवर को मैच डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमें पहले सेंडर सिस्टम और रिसीविंग सिस्टम में ALE को कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। इस लेयर को दोनों सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये लेयर सेंडर से रिसीवर तक मैसेज का राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करता है। ALE जनरली 2 SAP सिस्टम्स के बीच iDoc एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हम एक नॉन SAP सिस्टम और SAP सिस्टम को डेटा एक्सचेंज के लिए इंटीग्रेट करने की प्लानिंग करते हैं तब हमें EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग करना होता है। ALE और EDI के बीच का फर्क है कि हम नॉर्मली EDI टेक्नोलॉजी का उपयोग तब करते हैं जब कोई नॉन SAP सिस्टम कम्युनिकेशन चैनल होता है। ALE कम्युनिकेशन SAP साइड से होता है और EDI कम्युनिकेशन नॉन SAP साइड से होता है। iDocs ALE और EDI का उपयोग करके डेटा रिसीविंग सिस्टम तक पहुंचते हैं। अगर डेटा 2 SAP सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज करना है तो iDoc और ALE टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी है। SAP और नॉन SAP के बीच में डेटा एक्सचेंज के लिए iDoc EDI सिस्टम का उपयोग करता है डेटा को कन्वर्ट करने और पहुंचाने के लिए। यहाँ EDI सब सिस्टम iDoc को EDI मैसेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। स्टैंडर्ड, मास्टर और ट्रांजैक्शनल iDoc टाइप्स की एग्जांपल्स क्या हैं? नीचे दिए गए में से कौन सा iDoc टाइप और कौन सा मैसेज टाइप है? iDoc मॉनिटरिंग के लिए T कोड्स क्या हैं? कृपया अपना फीडबैक और उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब प्रॉक्सीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉक्सीज एग्जीक्यूटेबल इंटरफेसेस हैं जो टारगेट एप्लीकेशन में जनरेट होती हैं, जैसे कि जावा एप्लीकेशन या ABAP एप्लीकेशन। प्रॉक्सीज एंटरप्राइज सर्विसेज आर्किटेक्चर के फंडामेंटल एलिमेंट्स में से है। प्रॉक्सीज बिजनेस एप्लीकेशन लॉजिक को इंटीग्रेशन लॉजिक से अलग करते हैं। SAP सिस्टम प्रॉक्सी रन टाइम प्रोवाइड करता है जो इनबाउंड प्रॉक्सी और आउटबाउंड प्रॉक्सी कम्युनिकेशन दोनों को सपोर्ट कर सकता है। हम ABAP प्रॉक्सीज का उपयोग 3 सिनेरियोज में कर सकते हैं। इंटीग्रेशन सर्वर के साथ मैसेजेस एक्सचेंज के लिए XI प्रोटोकॉल का उपयोग करके, इंटीग्रेशन सर्वर के साथ WS रन टाइम पे बेस करने वाले वेब सर्वर मैसेजेस के एक्सचेंज के लिए, और SAP PI के बिना ABAP एप्लीकेशन लेयर में वेब सर्विसेज कंज्यूम या प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंटरफेस इनबाउंड इंटरफेस या आउटबाउंड इंटरफेस जैसा हो सकता है।
हम इनबाउंड इंटरफेसेस का उपयोग करके ABAP सर्वर प्रॉक्सीज जनरेट कर सकते हैं और आउटबाउंड इंटरफेसेस का उपयोग करके ABAP क्लाइंट प्रॉक्सीज जनरेट कर सकते हैं। SAP ABAP सर्वर प्रॉक्सीज कम्युनिकेशन के लिए दो अलग प्रकार के रन टाइम्स प्रोवाइड करता है। एक है वेब सर्विस रन टाइम जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा है XI रन टाइम जो SAP PIPO के साथ कम्युनिकेशन के लिए XI 3.0 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। चलिए एक रीकैप क्विज लेते हैं। SAP में प्रॉक्सीज जनरेट करने के लिए टी कोड क्या है? ABAP सर्वर किस तरह के प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब और फीडबैक दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं SAP कनेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। SAP ने एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जैसे कि .NET और जावा एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड कनेक्टर्स दिए हैं। कनेक्टर्स के बारे में डिटेल से जानने से पहले हमें दो मेन टर्म्स समझने की जरूरत है। एक है इनसाइड आउट और दूसरा है आउटसाइड इन। इनसाइड आउट का प्रयोग तब किया जाता है जब एक एक्शन एप्लीकेशन SAP की फंक्शनैलिटी का उपयोग करने की कोशिश करता है। हम आउटसाइड इन का प्रयोग करते हैं जब SAP एक्सटर्नल एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी का उपयोग करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि कनेक्टर्स काम कैसे करते हैं। हमारे पास SAP एप्लीकेशन है जिसने बापी या RFC के रूप में एप्लीकेशन लॉजिक रैप की है। हमारे पास एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो जावा पर चल रही है और दूसरी एप्लीकेशन है जो .NET पर चल रही है। हम जावा कनेक्टर JCO का उपयोग कर सकते हैं जावा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन के लिए और .NET कनेक्टर NCO का उपयोग कर सकते हैं .NET एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक कनेक्टर एक लाइब्रेरी होती है जो SAP अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। जावा कनेक्टर का उपयोग करने के लिए हमें SAP से एक स्टैंडर्ड जार फाइल की जरूरत होती है और .NET कनेक्टर का उपयोग करने के लिए हमें रिस्पेक्ट DLL फाइल्स की जरूरत होती है SAP सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। अब जावा कनेक्टर के बारे में मजीद डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि आपके पास SAP में फाइनेंस बिजनेस प्रोसेसेस चल रहे हैं और बिजनेस पार्टनर डेटा की जरूरत है और आपके पास जावा पर चलने वाली दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें बिजनेस पार्टनर डेटा है। SAP को जावा एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और बिजनेस पार्टनर डेटा लाने के लिए जावा कनेक्टर का उपयोग करना पड़ेगा। जावा कनेक्टर एक हाई परफॉर्मेंस JNI बेस्ड RFC मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। JCO सिंक्रोनस, ट्रांजैक्शनल, क्यू और बैकग्राउंड RFC प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये वेरियस सीरियलाइजेशन फॉर्मेट्स जैसे XRFC, BAS XML और CBRFC को सपोर्ट करता है। JCO क्लाइंट कनेक्शन पूलिंग और मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट को भी ऑफर करता है और पेज हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। अब .NET कनेक्टर की एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास SAP एप्लीकेशन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं और आपके पास एक CRM एप्लीकेशन है जो आपके .NET फ्रेमवर्क पर चल रही है। CRM एप्लीकेशन को अपने SAP सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए आप .NET कनेक्टर का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप कस्टमर डेटा को SAP सिस्टम में लोड कर सकते हैं। अब एक क्विक रीकैप क्विज लेते हैं। SAP कस्टमर्स के लिए क्या क्या SAP कनेक्टर्स अवेलेबल हैं? SAP JCO किस RFC प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? क्या आप अपने कस्टमर्स को SAP बिजनेस कनेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एफिशिएंट इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो है OData सर्विसेज। OData का मतलब होता है ओपन डेटा प्रोटोकॉल। यह एक ओएसिस स्टैंडर्ड है जो HTTP प्रोटोकॉल पर बेस्ड रेस्टफुल सर्विसेज की बिल्डिंग और कंज्यूमिंग के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है। SAP में हम OData सर्विसेज का यूज इनबाउंड इंटीग्रेशन के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हम OData सर्विसेज का यूज SAP में से डेटा को क्वेरी करने के लिए कर सकते हैं और SAP सिस्टम में क्रिएट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम OData सर्विसेज की कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की तरफ देखेंगे। SAP में हम OData मॉडल से शुरुआत करते हैं
फिर इस ओ डेटा मॉडल पर ओ डेटा सर्विस जनरेट करते हैं। फिर ये ओ डेटा सर्विस एक्सटर्नल दुनिया के लिए ओ डेटा सर्विस के रूप में एक्सपोज किया जा सकता है और हम ओ डेटा क्लाइंट का यूज करके इस सर्विस को इन्वोक कर सकते हैं। ओ डेटा मॉडल EDM यानी एंटिटी डेटा मॉडल का यूज करता है। ओ डेटा सर्विसेज मैसेज फॉर्मेट्स जैसे कि JSON या XML को सपोर्ट करते हैं और रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए URI भी सपोर्ट करते हैं। ABAP और HANA लेयर से ओ डेटा सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है। HANA में हम CDS व्यू को ओ डेटा सर्विसेज के रूप में एक्सपोज कर सकते हैं, सिर्फ एनोटेशन @odata को ऐड करके। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए HTTP और REST इंटीग्रेशन पे मेरी दूसरी वीडियो देखिए। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ओ डेटा सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। हम ओ डेटा सर्विसेज का यूज SAP सिस्टम और SAP सिस्टम या फिर SAP और नॉन SAP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कर सकते हैं। ओ डेटा सर्विसेज इंटीग्रेशन के लिए NetWeaver गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्लाइंट एप्लीकेशन और SAP सिस्टम के बीच मीडिएटर की तरह काम करता है। ओ डेटा सर्विसेज HTTP बेस्ड REST प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ओ डेटा सर्विसेज बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट है SAP सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और ये सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए बिल्ट इन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। ओ डेटा सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए T कोड क्या है? ओ डेटा मेटा डेटा किससे कंपोज्ड होता है? आप अपने आंसर्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं इवेंट इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा। हम एक SAP सिस्टम के साथ इवेंट इंटीग्रेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि इवेंट्स को कब यूज करते हैं। इवेंट्स का यूज SAP को इवेंट ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इवेंट्स को SAP इवेंट मैश या SAP बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इवेंट्स मेनली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इवेंट्स को हैंडल करने के लिए लूजली कपल्ड इंटीग्रेशन को इंप्लीमेंट करना बेहतर है। लूजली कपल्ड इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा पब सब मॉडल का यूज करना बेहतर है। पब सब मॉडल पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल की शॉर्ट फॉर्म है। ये एसिंक्रोनसली वर्क करते हैं और बड़े वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में इवेंट्स को हैंडल करने के लिए MQTT प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट की शॉर्ट फॉर्म है जो पब्लिश सब्सक्राइब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। यह इवेंट्स इंटीग्रेशन का बैकबोन है। SAP MQTT क्लाइंट को इंप्लीमेंट करने के लिए इवेंट्स API ऑफर करता है। हम इस API का यूज इवेंट ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कर सकते हैं। इस API में हैंडलर मेथड्स जैसे कि ऑन कनेक्ट, ऑन मैसेज और ऑन सब्सक्राइब प्रोवाइड किए गए हैं जिससे इवेंट ब्रोकर के साथ इंटरैक्ट किया जा सकता है। SAP MQTT वेब सॉकेट्स और TCP सॉकेट्स को सपोर्ट करता है मैसेज को इवेंट ब्रोकर पर पुश करने के लिए। ABAP MQTT क्लाइंट ABAP प्लेटफॉर्म 1809 और उससे ऊपर वर्जन्स में अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको इवेंट्स इन SAP की बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। इवेंट्स कौन सा कम्युनिकेशन टाइप सपोर्ट करते हैं? IoT एप्लीकेशंस के लिए कौन सा इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करना बेहतर है? और इवेंट्स कौन से प्रोटोकॉल्स को इंटरनली यूज करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं वेब सर्विसेज के बारे में बात करूंगा। हम वेब सर्विसेज के कुछ की एस्पेक्ट्स और SAP प्लेटफॉर्म में वेब सर्विसेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। SAP में वेब सर्विसेज इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशंस के लिए यूज होते हैं और वेब सर्विसेज दोनों कम्युनिकेशंस यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। वेब सर्विसेज कम से कम डेटा वॉल्यूम की इंटीग्रेशन के लिए बहुत सही रहती हैं।
एक क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशन के बीच की कम्युनिकेशन का तरीका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में वेब सर्विसेज के रूप में काम करता है। वेब सर्विसेज एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। वेब सर्विसेज का उपयोग करने के लिए आपको याद रखना होगा कि वेब सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग तरह के एक्शंस और एक्टर्स शामिल होते हैं। प्रोवाइडर जो कि फंक्शनैलिटी को वेब सर्विस के रूप में एक्सपोज करता है, और कंज्यूमर जो कि वेब सर्विस को यूज करता है और प्रोवाइडर साइड पर एप्लीकेशन लॉजिक को इन्वोक करता है। वेब सर्विस इंप्लीमेंटेशन में रजिस्ट्री होती है जो कि कंज्यूमर के लिए अवेलेबल सभी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्रिएट वेब सर्विस, पब्लिश टू रजिस्ट्री और वेब सर्विसेज को कंज्यूम करना, ये कुछ एक्शंस हैं जो वेब सर्विस इंप्लीमेंटेशन में शामिल होते हैं। SAP NetWeaver एप्लीकेशन सर्वर फॉर ऐप स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर और वेब सर्विसेज और रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए टूल प्रदान करता है। SAP सिस्टम में एक नया वेब सर्विस बनाया जा सकता है। बापी या रिमोट इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल को वेब सर्विस के रूप में एक्सपोज किया जा सकता है ताकि बाहर के सिस्टम्स इसका उपयोग कर सकें। SAP में वेब सर्विसेज SAP टू SAP इंटीग्रेशन और SAP टू नॉन SAP इंटीग्रेशन के लिए दोनों में उपयोग किया जा सकता है। हम SOA मैनेजर का उपयोग करके वेब सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और SOA मैनेजर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी है। SOA मैनेजर T कोड SOA मैनेजर के लिए है। SAP ऐप रन टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम प्रोवाइडर और कंज्यूमर सर्विसेज दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऐप क्लासेस का उपयोग करके हम प्रोटोकॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐप ऑब्जेक्ट इंटरफेस में कांस्टेंट if_ws प्रोटोकॉल टू पेलोड हमें प्रोटोकॉल तक एक्सेस करने में मदद करता है। चलिए अब एक क्विक रीकैप क्विज लेते हैं। वेब सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टी कोड क्या है? क्या आप लोकल RFC या लोकल रिमोट फंक्शनल मॉड्यूल को वेब सर्विस के रूप में एक्सपोज कर सकते हैं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मैं एक और SAP प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यानी बापीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। बापी इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करते हैं। उनका उपयोग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। बापी का मतलब है बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यह स्टैंडर्ड SAP बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के लिए एक API है। जैसे कि SAP में हमारे पास कई स्टैंडर्ड SAP ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एम्प्लॉय, सेल्स ऑर्डर या मटेरियल। बापी का उपयोग करके हम इन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को बाहर की दुनिया के लिए इंटरफेसेस के रूप में एक्सपोज कर सकते हैं। बापी स्टैंडर्ड SAP इंटरफेस है जो टेक्निकल इंटीग्रेशन और SAP कंपोनेंट्स के बीच और SAP और नॉन SAP कंपोनेंट्स के बीच बिजनेस डेटा के एक्सचेंज में एक एसेंशियल रोल निभाते हैं। बापीज का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है, दो SAP कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए या फिर SAP कंपोनेंट को नॉन SAP कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बापीज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन दोनों को सपोर्ट करते हैं। बापीज का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग करने के लिए आपको सिंक्रोनस RFC का उपयोग करना होगा, वरना अगर आप बापीज का एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपको iDocs का उपयोग करना होगा। iDocs और RFC के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्लीज मेरी दूसरी वीडियोस देखें। तो चलिए अब देखते हैं कि बापीज इंटरनली कैसे काम करते हैं। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि SAP ने SAP बापीज को एक्सेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। इस फ्रेमवर्क में बिजनेस ऑब्जेक्ट कर्नल लेयर, इंटीग्रिटी लेयर, इंटरफेस लेयर और एक्सेस लेयर जैसे अलग अलग लेयर्स होते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्ट कर्नल लेयर में SAP स्टैंडर्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के सभी डेटा मॉडल्स शामिल होते हैं। इंटीग्रिटी लेयर इस बात का ध्यान रखता है कि लोड किया जाने वाला डेटा कंसिस्टेंट और वैलिडेटेड है या नहीं। इंटरफेस लेयर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और इवेंट्स के रूप में एक्सपोज करता है और एक्सेस लेयर ये बापीज बाहर की दुनिया के लिए HTTP, COM, CORBA, ABAP जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए एक्सपोज करता है।
इस फ्रेमवर्क से यह भी इंश्योर किया जाता है कि जब आप वापिस का उपयोग करके डेटा को दो कंपोनेंट्स के बीच एक्सचेंज करते हैं तो यह डेटा रिलायबल, कंसिस्टेंट और एसएपी द्वारा वैलिडेटेड होता है। बिजनेस ऑब्जेक्ट कर्नल में बिजनेस ऑब्जेक्ट एक बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एक एम्प्लॉय या फिर एक सेल्स ऑर्डर हो सकता है, और हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी भी होता है जो एसएपी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी है और वापिस तमाम सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में काम करते हैं। अब हम वापिस के फायदों के बारे में बात करते हैं। वापिस ओपननेस प्रोवाइड करते हैं और वो स्टेबल और कंपैटिबल होते हैं। वो बिजनेस सिस्टम्स में स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं और वो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड सिमेंटिक्स और वैलिडेशन रोल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक रीकैप क्विज करते हैं। बापी एक्सप्लोरर के लिए टी कोड क्या है? बापी के लिए ALE इंटरफेस क्रिएट करने के लिए टी कोड क्या है? सिंक्रोनस बापी कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं SAP DS यानी SAP डेटा सर्विसेज के बारे में बात करने जा रहा हूं। SAP डेटा सर्विसेज को दोनों इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। SAP डेटा सर्विसेज एक डेटा इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। SAP डेटा सर्विसेज डेटा इंटीग्रेशन, डेटा क्वालिटी, डेटा प्रोफाइलिंग और टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए सिंगल एंटरप्राइज क्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो SAP डेटा सर्विसेज को ETL टूल यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड प्रोसेसिंग टूल के रूप में भी यूज किया जा सकता है और डेटा सर्विसेज बैच डेटा प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। अब हम कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। SAP डेटा सर्विसेज ETL प्रोसेसिंग में जॉइंस, लुकअप्स, फिल्टर्स, एग्रीगेशंस और कैलकुलेशंस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये टेक्स्ट एनालिसिस, प्रोफाइलिंग और ऑडिटिंग भी सपोर्ट करता है। SAP डेटा सर्विसेज का एक की फीचर चेंज द डेटा कैप्चर यानी CDC है, जो सिर्फ डेटा में हुई बदलाव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है। डेटा सर्विसेज बैच प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे कि SAP डेटा सर्विसेज का उपयोग कब किया जा सकता है। डेटा सर्विसेज को तब यूज किया जा सकता है जब आप एक SAP डेटा वेयरहाउस एप्लीकेशन को एक नॉन SAP एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। SAP डेटा सर्विसेज को दो नॉन SAP कंपोनेंट्स को भी इंटीग्रेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि एक नॉन SAP एप्लीकेशन, वेब सर्विस, फ्लैट फाइल या डेटाबेस हो सकता है, या कोई भी एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज को सपोर्ट करता हो। अब हम कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक डिजाइनर टूल है जिसके द्वारा डेवलपर्स जॉब क्रिएट, टेस्ट और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास एक जॉब सर्वर है जो डेटा सर्विसेज प्रोसेसिंग इंजन को लॉन्च करता है और इंजन के लिए यूजर इंटरफेस का काम करता है। हमारे पास इंजन है जो इंडिविजुअल जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है। हमारे पास एक सेंट्रल और लोकल रिपोजिटरी है। हमारे पास एक्सेस सर्वर है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर टूल है जो बैड जॉब्स को शेड्यूल, मॉनिटर और एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि SAP डेटा सर्विसेज डिजाइनर कैसा दिखता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें डेटा इंटीग्रेटर, डेटा क्वालिटी और प्लेटफॉर्म और टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग के अलग सेक्शंस होते हैं। ये टूल डेवलपर्स यूज करते हैं जॉब्स क्रिएट, टेस्ट और रन करने के लिए। अब हम एक क्विक रीकैप क्विज लेते हैं। क्या आप डेटा सर्विसेज को सिंक्रोनस इंटीग्रेशंस के लिए यूज कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? चेंज द डेटा कैप्चर यानी CDC पुराने डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब अगली इंटीग्रेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसे SAP DXC कहते हैं।
DXC डायरेक्ट एक्सट्रैक्टर कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। SAP DXC इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करता है। यह सिर्फ एसिंक्रोनस मोड में काम करता है। SAP DXC को 2 सिनेरियोज में यूज किया जा सकता है। इसमें SAP HANA को आउट ऑफ द बॉक्स फाउंडेशनल डेटा मॉडल्स SAP बिजनेस सूट की बेस पर मिलते हैं और SAP DXC SAP बिजनेस सूट से SAP HANA में डेटा लोड करने के लिए डेटा एक्विजिशन मेथड्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि नीचे दिखाया गया है, SAP HANA में एक इन मेमोरी DSO यूज किया जाता है SAP बिजनेस सूट से डेटा लोड करने के लिए। DSO का मतलब होता है डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। SAP DXC कब यूज किया जाता है? SAP DXC को बहुत सारे सिनेरियोज में यूज किया जा सकता है। रियल टाइम डेटा रेप्लिकेशन के लिए DXC का यूज कर सकते हैं। DXC का उपयोग बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन, डेटा माइग्रेशन और डेटा रिपोर्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। SAP DXC के कुछ की एडवांटेजेस हैं। हम प्री एग्जिस्टिंग फाउंडेशन डेटा मॉडल्स या SAP बिजनेस सूट का उपयोग कर सकते हैं। SAP DXC SAP बिजनेस सूट से SAP HANA तक सिमेंटिकली रिच डेटा प्रोवाइड करता है। DXC एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरी ETL मैकेनिज्म्स का उपयोग करता है जो SAP बिजनेस सूट में बिल्ट इन है। और एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये डेल्टा डेटा हैंडलिंग के लिए चेंज डेटा कैप्चर को सपोर्ट करता है। चलिए अब देखते हैं कि SAP DXC कैसे इंटरनली वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंबे समय से SAP बिजनेस टूल का उपयोग कर रहे हैं और आपने रिसेंटली रिपोर्टिंग के लिए SAP HANA बॉक्स को प्रोविजन किया है, SAP DXC के साथ आप SAP बिजनेस सूट में अवेलेबल सारे डेटा मॉडल्स को SAP HANA तक एक्सपोज कर सकते हैं और आप SAP बिजनेस सूट से डेटा सीधे SAP HANA में लोड कर सकते हैं। इस डेटा एक्सचेंज के लिए SAP DXC HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, SAP HANA SAP बिजनेस सूट से डेटा कैप्चर करने के लिए इन मेमोरी डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट का उपयोग करता है। चलिए अब एक रीकैप क्विज लेते हैं। क्या SAP DXC का उपयोग करने के लिए SAP HANA में BW की जरूरत होती है? SAP DXC कम्युनिकेशन के लिए SAP HANA कौन से टाइप का DSO यूज करता है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे अलग अलग डेटाबेस APIs का उपयोग करके SAP HANA डेटाबेस को बाहर की एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 डेटाबेस APIs पर बात करूंगा जो दूसरे एप्लीकेशंस के साथ SAP HANA को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम JDBC, ODBC और ODBO के बारे में बात करेंगे। ये तीनों टेक्निक्स इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करते हैं और ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप के कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। हम इन डेटाबेस APIs का इस्तेमाल SAP HANA सिस्टम से डेटा लोड करने या एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन है जो SAP HANA डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। इस क्लाइंट एप्लीकेशन को JDBC, ODBC या ODBO APIs का उपयोग करके क्लाइंट एप्लीकेशन के प्रकार के आधार पर अलग अलग APIs को चूज करना होगा। इस एग्जांपल में क्लाइंट एप्लीकेशन एक जावा एप्लीकेशन हो सकता है या एक रिपोर्टिंग टूल या कोई ETL टूल हो सकता है जो SAP HANA के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है। यहाँ JDBC, ODBC और ODBO स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं जो SAP HANA सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अब हम इन डेटाबेस APIs के बारे में और डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम JDBC के बारे में बात करेंगे। JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक जावा एप्लीकेशन और SAP HANA डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जब आप एक जावा एप्लीकेशन और SAP HANA डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो पहले आपको क्लाइंट एप्लीकेशन में JDBC ड्राइवर का उपयोग करना होगा। ये ड्राइवर आपको SAP HANA सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। जब आप एक जावा एप्लीकेशन को SAP HANA डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने की प्लानिंग करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक जार फाइल का उपयोग करना होगा। आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए JDBC कनेक्शन URL का उपयोग करना होगा। SAP JDBC कनेक्शन ट्रेसिंग भी प्रोवाइड करता है जिससे आप एरर्स को ट्रबल शूट कर सकते हैं।
जैसा कि बात की गई है, JDBC खास तौर पर जावा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। JDBC ड्राइवर जावा टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से इंप्लीमेंटेड है। अब हम ODBC कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। आपकी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक नॉन जावा एप्लीकेशन क्लाइंट को SAP HANA डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करें। उस सिनेरियो में आप ODBC कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ODBC का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC कनेक्शन की तरह ही आपको ODBC के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रोप्रिएट ड्राइवर का उपयोग करना होगा। ODBC नॉन जावा प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ODBC पूरी तरह से C और C++ में इंप्लीमेंट किया गया है। ODBC भी ट्रबल शूटिंग के लिए ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। आखिरी पार्ट है ODBO कनेक्शन। जब आपको अपने इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट आधारित एक एप्लीकेशन को SAP HANA डेटाबेस से जोड़ने की जरूरत हो तो तब आप ODBO का उपयोग कर सकते हैं। ODBO माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है और इसका मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डिजाइनर एंड बिल्डर ऑब्जेक्ट्स। ODBO माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्लाइंट्स को एक OLAP सर्वर के साथ डेटा का एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। हम ODBO का उपयोग दुरुस्त डेटाबेस पर MDX स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को SAP HANA डेटाबेस से जोड़ना चाहते हैं तो आपको ODBO कनेक्टर का उपयोग करना होगा। ODBO का यूज अक्सर मल्टी डायमेंशनल डेटा जैसे कि क्यूब को रिमोट सर्वर पर एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब हम MDX पर बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशंस। पिछली स्लाइड में दिखाए गए तरीके से ODBO रिमोट सर्वर पर MDX क्यूरीज एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। MDX एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे OLAP क्यूब्स में स्टोर किया गया मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूरी किया जा सकता है। MDX बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस में वाइडली यूज किया जाता है। MDX एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें इस्तेमाल करने वाले लोग मल्टी डायमेंशनल डेटा में कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, कैलकुलेशंस और एग्रीगेशंस कर सकते हैं। अब एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। नॉन जावा एप्लीकेशंस के लिए कौन सा ड्राइवर आप पसंद करेंगे? MDX क्यूरीज के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए कौन सा ड्राइवर बेहतर है? क्या MDX SQL के सिमिलर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अब हम SAP लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन रेप्लिकेशन सर्वर की बात करेंगे जिसको शॉर्ट फॉर्म में SLT कहते हैं। SLT अलग अलग सिस्टम्स के बीच रियल टाइम डेटा रेप्लिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज के साथ SLT आपके डेटा रेप्लिकेशन प्रोसेस को रियल टाइम में मैनेज और मॉनिटर करने में आसानी देता है। SLT को चुनकर अपने डेटा मैनेजमेंट को सिंपल बनाया जा सकता है और अपने सिस्टम को सिंक में रखा जा सकता है। SLT इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करता है और ये एसिंक्रोनस मोड के साथ काम करता है। SAP लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन रेप्लिकेशन सर्वर कब यूज करना है? एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज के साथ SLT आपकी डेटा अप टू डेट और एक्यूरेट रखता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक SAP सिस्टम है और आप उस सिस्टम के डेटा को SAP HANA में लोड करना चाहते हैं। इसके लिए आप SAP SLT का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ फुल लोड, डेल्टा लोड और रियल टाइम रेप्लिकेशन सोर्स से टारगेट तक सपोर्ट किया जाता है। इसके की यूज केसेस हैं सिस्टम कंसोलिडेशन, सिस्टम स्प्लिट, डेटा माइग्रेशन और डेटा सिंक्रोनाइजेशन। SAP SLT की आर्किटेक्चर ट्रिगर बेस्ड अप्रोच पर आधारित है जो सोर्स डेटाबेस टेबल्स में किए गए चेंजेस को कैप्चर करता है और उन्हें रियल टाइम में टारगेट सिस्टम में रेप्लिकेट करता है। अब हम सोर्स साइड, SLT साइड और टारगेट साइड के की कंपोनेंट्स चेक करेंगे। सोर्स साइड पर हमारे पास डेटाबेस ट्रिगर्स, लॉगिंग टेबल्स और रीड इंजन है। SLT साइड पर मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इंजन और राइट इंजन है। सोर्स से SLT तक RFC कम्युनिकेशन का उपयोग होता है और SLT से टारगेट सिस्टम तक DB कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि SLT काम कैसे करता है दो अलग अलग सिस्टम्स के बीच रेप्लिकेशन बनाने के लिए। SLT के साथ अलग अलग प्रकार के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि SLT की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, डेटा रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन का क्रिएशन, रेप्लिकेशन का एक्टिवेट होना, चेंजेस को कैप्चर करना और रेप्लिकेट करना, और रेप्लिकेशन को मॉनिटर और मैनेज करना। ये हैं की ट्रांजैक्शन कोड्स
जिनका उपयोग SLT सिस्टम के साथ काम करने के लिए किया जाता है। अब हम एक रिकैप क्विज करते हैं। SLT फुल लोड और डेल्टा लोड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। यह सही है या गलत? सोर्स साइड पर डेटा रेप्लिकेशन के लिए कौन से डेटाबेस टेक्निक का उपयोग होता है? सोर्स सिस्टम पर इंजन क्या है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चलिए अब स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, जिसे SDI कहते हैं। SDI एक पावरफुल टूल है जो सारी तरह के डेटा सोर्सेज से डेटा को एक्सेस और इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है। इस सॉल्यूशन से इस्तेमाल करने वाले आसानी से अलग अलग डेटा सोर्सेज जैसे डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज और वेब सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए ट्रांसफॉर्म और मर्ज कर सकते हैं। SAP SDI का एक बेनिफिट यह है कि इसमें डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस को ऑटोमेट करने की एबिलिटी है। इसे मैनुअल प्रोसेसेस को हटाने, एरर्स को कम करने और डेटा क्वालिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही इस सॉल्यूशन में रियल टाइम एक्सेस डेटा भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं। SDI इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है और एसिंक्रोनस मोड में काम करता है। स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन क्या है? स्मार्टर इंटीग्रेशन एक सॉल्यूशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एक्सेस, ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेट करने की सुविधा देता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हम SAP HANA को डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज और वेब सर्विसेज जैसी अलग अलग डेटा सोर्सेज से इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन बैच और रियल टाइम रेप्लिकेशन दोनों को सपोर्ट करता है और इसे क्लाउड और ऑन प्रीमाइज दोनों सेटअप्स में यूज किया जा सकता है। SDI दूसरे SAP सॉल्यूशंस जैसे SAP डेटा सर्विसेज, HCI और SAP स्मार्ट डेटा एक्सेस के साथ बड़े आराम से काम करता है। स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन का उपयोग कब करना चाहिए? हम SDI को नीचे दिए गए सिनेरियोज के लिए यूज कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, क्लाउड माइग्रेशन के लिए, डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट और बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग के लिए। चलिए अब स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन की आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। SDI के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा प्रोविजनिंग सर्वर और डेटा प्रोविजनिंग एजेंट। डेटा प्रोविजनिंग सर्वर आर्किटेक्चर का कोर प्रोसेसिंग इंजन होता है। इसमें डेटा मैपिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा एनरिचमेंट जैसे डेटा इंटीग्रेशन टास्क्स का काम होता है। यह सोर्स और टारगेट सिस्टम्स के बीच डेटा को मूव करने के लिए जिम्मेदार होता है। डेटा प्रोविजनिंग एजेंट एक लाइट वेट एजेंट होता है जो डेटा सोर्सेज से डेटा प्रोविजनिंग सर्वर तक डेटा को मूव करने का काम करता है। इन दोनों कंपोनेंट्स के अलावा हम एडाप्टर्स, डेटा सर्विसेज और वेब बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल जैसे और भी कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं। ओवरऑल SAP स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन के आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स अलग अलग लेयर्स में वर्क करते हैं और अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट और मैनेज करने के लिए एक फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम सभी स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन के कंपोनेंट्स को अलग अलग लेयर्स में मैप करेंगे। एग्जांपल के तौर पर एप्लीकेशन लेयर में हम DP एजेंट, डेटा सर्विसेज और जॉब लॉन्चर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन लेयर में एडाप्टर्स, डेटा सोर्स और डेटा सर्विसेज को रख सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग लेयर में फिल्टरिंग, एग्रीगेशन और एनरिचमेंट है। आखिरी लेयर जो परसिस्टेंस लेयर है उसमें डेटाबेसेस और फाइल सिस्टम्स हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे PostgreSQL को SAP HANA में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने SAP HANA सिस्टम में PostgreSQL JDBC ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें अपने PostgreSQL डेटाबेस के लिए एक रिमोट सोर्स बनाना होगा। कनेक्शन सफल होने के बाद हम अपने HANA में एक वर्चुअल टेबल बना सकते हैं। फिर हमें वर्चुअल टेबल के डेटा रेप्लिकेशन सेटिंग्स को डिफाइन करना होगा और अंत में हमें डेटा रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू करना होगा ताकि हम PostgreSQL से अपने HANA सिस्टम में डेटा रेप्लिकेट कर सकें। अब हम एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। DP सर्वर और DP एजेंट के बीच कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? क्या आप स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन में रियल टाइम एडाप्टर का एक एग्जांपल दे सकते हैं? स्मार्ट डेटा इंटीग्रेशन के लिए बैच डेटा एडाप्टर का क्या एग्जांपल है?
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कंसिडर कीजिए इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब SAP रेप्लिकेशन सर्वर यानी RS के बारे में बात करते हैं। SAP रेप्लिकेशन सर्वर एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस को एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में डेटा को रेप्लिकेट करने में मदद मिलती है। ये आमतौर पर उस सिनेरियो में यूज किया जाता है जहां डेटा को कई सिस्टम्स के बीच सिंक्रोनाइज्ड रखना होता है। SAP रेप्लिकेशन सर्वर रियल टाइम रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और ये हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये कई डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि SAP ASC, Oracle, Microsoft SQL सर्वर, IBM DB2 को सपोर्ट करता है। SAP रेप्लिकेशन सर्वर इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करता है और ये एसिंक्रोनस मोड के साथ काम करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सोर्स डेटाबेस और एक टारगेट डेटाबेस हैं और आप सोर्स और टारगेट डेटाबेसेस को सिंक में रखना चाहते हैं तो इस तरह के सिनेरियो में आप SAP रेप्लिकेशन सर्वर का उपयोग कर सकते हैं। रेप्लिकेशन सर्वर डेटा की कंसिस्टेंसी, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन और नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन को भी सपोर्ट करता है। रेप्लिकेशन सर्वर हेट्रोजेनस डेटाबेसेस से लॉग बेस्ड रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है और हाना टू हाना रेप्लिकेशन के लिए ट्रिगर बेस्ड रेप्लिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कई डेटाबेस सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि SAP रेप्लिकेशन सर्वर कैसे काम करता है। SAP रेप्लिकेशन सर्वर सोर्स डेटाबेस में किए गए चेंजेस को कैप्चर करके एक या कई टारगेट डेटाबेसेस में ट्रांसफर करने के द्वारा काम करता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस आमतौर पर कंटिन्यूअस मोड में सेटअप किया जाता है, इसलिए सोर्स डेटाबेस में किए गए चेंजेस टारगेट डेटाबेस में रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक सोर्स डेटाबेस और एक टारगेट डेटाबेस है। सोर्स डेटाबेस में रेप्लिकेशन एजेंट होता है जो सोर्स डेटाबेस में चेंजेस को मॉनिटर करता है। जब ये कोई भी चेंजेस डिटेक्ट करता है तो रेप्लिकेशन सर्वर को उस चेंज को रेप्लिकेट करने के लिए भेजता है। इंटरनल तौर पर रेप्लिकेशन सर्वर लॉग बेस्ड रेप्लिकेशन का उपयोग करता है। यह डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉग को मॉनिटर करता है जिसमें डेटाबेस में किए गए सभी चेंजेस की एक रेखा होती है और जब भी चेंजेस होती है रेप्लिकेशन सर्वर उनको कैप्चर कर लेता है। चेंजेस को कैप्चर करने के बाद रेप्लिकेशन सर्वर टारगेट डेटाबेसेस में अप्लाई करता है। रेप्लिकेशन सर्वर स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिलायबिलिटी और डेटा ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में भी एक्सपर्ट है। SAP रेप्लिकेशन सर्वर के क्या यूज केसेस हैं? इसका एक प्राइमरी यूज केस बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी, डेटा इंटीग्रेशन, रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स, डेटा माइग्रेशन और हाई अवेलेबिलिटी है। अब एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। लॉग बेस्ड एप्लीकेशन DDL और DML ट्रांजैक्शंस दोनों को सपोर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स? रेप्लिकेशन सर्वर सिर्फ ऑन प्रेमाइज इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं SAP एक्सटेंडेड एप्लीकेशन सर्विसेज या SAP एक्सेस के बारे में। एक्सेस एक प्लेटफॉर्म है जिससे वेब एप्लीकेशंस को डेवलप और डिप्लॉय किया जा सकता है SAP HANA डेटाबेस पर। यह एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है जो डेवलपर्स को सर्वर साइड लॉजिक और वेब सर्विसेज बनाने में मदद करता है, जावास्क्रिप्ट, HTML और SQL का उपयोग करके। एक्सेस HANA प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और SAP HANA डेटाबेस के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सेस के द्वारा डेवलपर्स वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं और SAP HANA की इन मेमोरी कंप्यूटिंग एबिलिटीज का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक्सेस इनबाउंड और आउटबाउंड इंटीग्रेशन दोनों को सपोर्ट करता है और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मोड के साथ काम करता है। SAP एक्सेस के साथ SAP ने अपने एप्लीकेशंस को एक्सटेंड और कस्टमाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म और टूल्स प्रोवाइड किए हैं। एक्सेस डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक सेट ऑफ APIs और टूल्स प्रोवाइड करता है जो SAP HANA में स्टोर किए गए हैं। एक्सेस में एक वेब सर्वर शामिल है और जावा, पाइथन और Node.js जैसे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी शामिल है जो वेब एप्लीकेशंस और SAP HANA डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओवरऑल SAP एक्सेस SAP HANA डेटाबेस पर वेब एप्लीकेशंस बनाने और डिप्लॉय करने के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यह SAP HANA की इन मेमोरी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज का उपयोग करता है
और हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक्सेस ऑन प्रीमाइस, क्लाउड और हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को सपोर्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं SAP एक्सेस की आर्किटेक्चर के बारे में। एक्सेस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह मॉड्यूलर स्केलेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। एक्सेस 2 टायर आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करता है जिसमें सर्विसेज एप्लीकेशन कोड और डेटाबेस सर्वर पर होस्टेड होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज कंट्रोल फ्लो लॉजिक को चैलेंज और SAP HANA कैलकुलेशन लॉजिक को हैंडल करेगा। SAP एक्सेस के यूज केसेस क्या हैं? एक्सेस कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, SAP एप्लीकेशन एक्सटेंशन, इंटीग्रेशन और API मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। एक्सेस के कुछ की कंपोनेंट्स हैं: SAP HANA एक्सेस एडवांस्ड, SAP वेब IDE, SAP API मैनेजमेंट, SAP क्लाउड प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी, SAP आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस कस्टमर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में अपने चैलेंजेस भी होते हैं। एक्सेस के कुछ की चैलेंजेस हैं: कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, स्किल सेट, डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस, परफॉर्मेंस इश्यूज, मेंटेनेंस और सपोर्ट एंड कॉस्ट। चलिए अब एक क्विक रिकैप क्विज लेते हैं। क्या SAP एक्सेस मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? SAP एक्सेस कौन से लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।